हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल मार्केट। लास्ट वीडियो में हमने मनी मार्केट कवर किया था। आपने ये देखा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक पार्ट होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक छोटा टॉपिक था लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो वीडियो अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट करके पूछ लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मनी मार्केट होता है वो लेस देन 1 ईयर पे काम करता है, 1 साल से कम ड्यूरेशन पर काम करता है, इसलिए वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती हैं वो बिल होती हैं। तो मनी मार्केट में हमेशा बिल रिलीज़ होता है। सेम अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो मोर देन 1 ईयर पे काम करता है, 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन पर काम करता है। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो भी 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन वाली होंगी, उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। तो कैपिटल मार्केट की जब भी बात आएगी वहाँ पर आप याद रखिएगा कि बॉन्ड रिलीज़ किया जाता है दोनों सिक्योरिटी। अगर 1 साल से कम है तो बिल है, 1 साल से ज़्यादा है तो बॉन्ड है। तो कैपिटल मार्केट में क्या रिलीज़ होता है? बॉन्ड रिलीज़ होता है। कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो इसका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके जो मेंबर हैं, उनको अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता है, उनको अगर मार्केट से लॉन्ग टर्म लोन लेना होता है अपने सिक्योरिटी के बदले में, तो वो क्या करते हैं? कैपिटल मार्केट का यूज़ करते हैं। मनी मार्केट में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस ये था कि 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए तो हम मनी मार्केट का यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर इसके जो मेंबर हैं इनको अगर 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए तो वो अपनी सिक्योरिटी कहाँ पर बेचेंगे? तो उनके लिए जो ऑप्शन है वो है कैपिटल मार्केट। बात समझ में आ रही है? कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटी को रिलीज़ करने का टाइम ड्यूरेशन होता है वो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 1 साल से ज़्यादा होता है। जैसे आपने मनी मार्केट में देखा था क्या कि आरबीआई था, कमर्शियल बैंक थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, कंपनी थी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे। हर कोई क्या कर रहा था? अपनी अलग अलग सिक्योरिटी रिलीज़ कर रहा था, और सिक्योरिटी जो अलग अलग थी उनको हम अलग अलग नामों से जान रहे थे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि इसमें मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के फॉर्म में सरकारी प्रतिभूतियां। क्यों? क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियां तो मनी मार्केट में भी थी लेकिन वहां पर बिल के रूप में थी, यहाँ पर बॉन्ड के रूप में होती है। दूसरा होता है डिबेंचर या ऋण पत्र और शेयर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। शेयर मार्केट और सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे। आगे देखते हैं। अब जैसे हमने मनी मार्केट देखा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेनली 5 मेंबर होते हैं। सेम यहाँ पर भी वही 5 मेंबर होते हैं। एक होता है आरबीआई। आरबीआई को मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या करता है? लोन लेने का काम करता है, बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, कंपनी होती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि हम जैसे लोग भी होते हैं। आरबीआई क्या करता है? सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करके मार्केट से फंड उठाने का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। बस समझ में आ रही है? अब वहाँ पर मनी मार्केट की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सिक्योरिटी रिलीज करते हैं उस सिक्योरिटी को हमने नाम दिया था डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और कंपनी जो रिलीज कर रही थी उनको हमने नाम दिया था कमर्शियल पेपर। कंपनी के लिए पैरामीटर बताया था एटलीस्ट नेटवर्थ 5 करोड़ होना ही चाहिए, उससे कम वाली कंपनी यहाँ पर नहीं कर सकती हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो थे वो सिर्फ इन्वेस्ट करने का काम सिर्फ इन्वेस्ट करके लोन देने का काम कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप कैपिटल मार्केट की बात करते हो तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी में डिफरेंस यहीं पर आ जाता है। यहाँ पर आरबीआई जो सिक्योरिटी रिलीज करता है वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ में होती है लेकिन वो बॉन्ड के रूप में होती है और उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूति बॉन्ड के रूप में। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और कंपनी, ठीक है, वहाँ तो ये तीनों अलग अलग थे। यहाँ पर इन तीनों के द्वारा जारी किए जाने वाले सिक्योरिटी को हम एक ही नाम से जानते हैं और हम बोल देते हैं क्या? डिबेंचर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर कमर्शियल बैंक रिलीज करेगा तो भी वो डिबेंचर कहलाएगा, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीज करेगा तो भी डिबेंचर कहलाएगा, कंपनी रिलीज करेगी तो भी डिबेंचर कहलाएगा। मनी मार्केट के जैसे कैपिटल मार्केट में भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपनी प्रतिभूतियाँ या सिक्योरिटी को रिलीज नहीं करते हैं। आपको लॉजिक पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का सारा खेल जो है वो गुडविल का होता है। गुडविल अगर लो रहेगी तो आपके सिक्योरिटी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। आगे बात करते हैं। अब जैसे आपने देखा कि जो मनी मार्केट है उसका रेगुलेशन कौन कर रहा था? उसका रेगुलेशन आरबीआई कर रही थी। वैसे ही कैपिटल मार्केट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर रेगुलेशन जो होता है वो किसके पास में होता है? सेबी के पास में होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में होता है। ठीक है,
इंश्योरेंस की जब हम बात करेंगे वहाँ पर रेगुलेशन IRDAI के पास में होगा, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करेंगे RBI काम करती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो सेगमेंट में रेगुलेशन छोटे छोटे पार्ट में है कि शेयर मार्केट से भी करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम आज जो बात करेंगे, आज हम इसी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर रही है, कैपिटल मार्केट का मेनली रेगुलेशन कर रही है। कब बनाई गई थी, तो यहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि 12 अप्रैल 1988 में बनाई गई थी। बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था 1992 में। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाता है और ऑप्शन में 1988 नहीं है तो आप सीधे 1992 पे क्लिक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। करंट में अगर बात करें तो हेड कौन है, अजय त्यागी जी जो हैं, जो इसके हेड हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी करता क्या है? तो सेबी की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि जो भी इन्वेस्टर है, ठीक है, जो शेयर परचेस कर रहे हैं किसी भी कंपनी के, जो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी कंपनी के, तो उन इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए या किसी भी प्रकार की शेयर मार्केट में धांधली ना होने पाए, स्कैम ना होने पाए, तो उस पर निगरानी रखने का काम कौन करता है? सेबी करता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बहुत सारे काम होते हैं रेगुलेशन के जो सेबी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। आगे अगर बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, तो आपको ये मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो RBI उसको रिलीज़ करती है, तो रिलीज्ड बाय RBI। इसको GSEC सिक्योरिटी भी बोलते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको GSEC सिक्योरिटी भी बोलते हैं और इसको गिल्ट एज सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल मार्केट में RBI के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज़ की जाती हैं उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो बोलते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम GSEC सिक्योरिटी भी बोलते हैं या GSEC के नाम से भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ हम गिल्ट एज सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, क्या लॉजिक है इसका? तो आप ये समझ लीजिए कि जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम ड्यूरेशन में जब ये सिक्योरिटी रिलीज़ होती थी, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट में रिलीज होती थी, तो वहां पर क्या होता था कि इनका जो बॉर्डर होता था वो गोल्डन कलर का होता था। बात समझ में आ रही है? इनका जो बॉर्डर होता था सिक्योरिटी का वो गोल्डन कलर का होता था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या, गिल्ट एज सिक्योरिटी। ये जो एज आप देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये गोल्डन कलर में था। बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से नाम पड़ गया गिल्ट एज सिक्योरिटी। याद रखिएगा, अगर लॉजिक भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन नाम आप जरूर याद रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं। वहाँ पर हम बिल की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बॉन्ड की बात करेंगे। वहाँ पर हमने देखा था कि मनी मार्केट में हमने देखा था कि जब भी सिक्योरिटी डिस्काउंट पर बिक रही है कि 100 रुपीज़ की है कोई प्रोडक्ट, डिस्काउंट पर 90 रुपीज़ में बेच दिया, आफ्टर मेच्योरिटी फेस वैल्यू के बराबर प्रोडक्ट मिल गया, तो डिस्काउंट वाला हिस्सा उसका प्रॉफिट हो गया। 100 रुपीज़ की है कोई प्रोडक्ट, उसको 100 रुपीज़ पर ही बेचा, आफ्टर मेच्योरिटी मान लेते हैं 10% का उसको इंटरेस्ट दिया गया, तो वो 10% वाला हिस्सा क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो जब डिस्काउंट पर बेच रहे थे मनी मार्केट में तो क्या बोल रहे थे ट्रेजरी बिल। जब इंटरेस्ट पर बेच रहे थे मनी मार्केट में तब क्या बोल रहे थे डेटेड सिक्योरिटी। जब कैपिटल मार्केट की बात आती, जब बॉन्ड की बात आती, तो जब भी सिक्योरिटी या बॉन्ड को डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो उसको यहाँ पर नाम दिया जाता है जीरो कूपन बॉन्ड, और जब भी इंटरेस्ट पर बेचा जाता है सेम एज इट इज डेटेड सिक्योरिटी ही कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अलग इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि जीरो कूपन बॉन्ड का क्या लॉजिक है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में कूपन का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो अगर आपको ये बोल रहे हैं कि हम डिस्काउंट पर बेचेंगे, आफ्टर मैच्योरिटी आपको किसी भी प्रकार से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्या मिलेगा कि आपको डिस्काउंट पर पहले ही बेचा गया और फेस वैल्यू के बराबर आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो कूपन मीन्स जीरो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है बॉन्ड पर, इसलिए उसको नाम दे दिया गया क्या, जीरो कूपन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? कई बार क्वेश्चन पहले भी अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, ये नाम जरूर याद रखें। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट पर बेच रहा है, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। क्लियर है? आगे बात करते हैं। डिबेंचर क्या होते हैं? अब देखिए, अब 5 मेंबर थे, पहला मेंबर था आरबीआई कैपिटल मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना चाहता है तो वो क्या कर रहा है, अपने सिक्योरिटी रिलीज कर रहा है, गिल्ड एज सिक्योरिटी रिलीज कर रहा है
किसके फॉर्म में? बॉन्ड के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, उनको भी अगर अपने लॉन्ग टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए अपनी सिक्योरिटी बेचनी पड़े तो वो क्या करेंगे? तो वो जो सिक्योरिटी बेच रहे हैं उसी को हम डिबेंचर के नाम से जानते हैं, उसी को हम ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। अब ये जो डिबेंचर होता है इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा के ही होते हैं। मोर देन 1 ईयर की मेच्योरिटी पर ही ये काम करता है। बात समझ में आ रहा है? किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो ये इशू किया जाता है कॉरपोरेट के द्वारा, ठीक है। टॉप रेटेड कॉरपोरेट, मैंने पैरामीटर बताया हुआ है आपको। बैंक्स जो होते हैं, कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके द्वारा डिबेंचर जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। अब ये अलग कैसे होते हैं, बाकी की सिक्योरिटी से अलग कैसे हुए? तो डिबेंचर ये अलग इसलिए होते हैं, इनकी जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। नॉन कन्वर्टिबल तो होते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा और क्या होता है? तो ये कन्वर्टिबल भी होते हैं। तो अब बात ये आती है कि कन्वर्टिबल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो आपको एक टर्म पता होगा, शेयर, ठीक है। शेयर क्या होता है? शेयर होता है कि आप किसी भी कंपनी में अगर पैसे लगा रहे हैं तो आपको उस कंपनी का एक हिस्सेदारी मिल रही, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि आपने इतने % के शेयर खरीद लिए, आप उतने उस कंपनी के इतने % के ऑनर हो गए। बात समझ में आ रही है? डिबेंचर जब भी रिलीज किया जाएगा, जब भी एक कंपनी अपना फंड को नीड को फुलफिल करने के लिए डिबेंचर रिलीज करेगी तो उसको फंड की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। दूसरे केस में वो अपनी संपत्ति बेच दे, अपने शेयर्स बेच दे, तो भी फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो 2 केस होते हैं जहां पर एक केस में लायबिलिटी इंक्रीज होगी और दूसरे केस में क्या होगा? आपके एसेट में डिक्रीमेंट होगा। बस समझ में आ रही है? डिबेंचर क्या हो रहा है? डिबेंचर ये है कि आपने एक कागज़ दिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया और लोगों ने क्या किया? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उस पर इन्वेस्टमेंट किया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपकी लायबिलिटी बन रही है कि आफ्टर मैच्योरिटी आप उसको जो भी चीज़ें हैं उस रेट से आप पैसे को रिटर्न करेंगे, लायबिलिटी है। दूसरा केस होता है कि आपके पास में किसी कंपनी के 100% के शेयर, एक कंपनी है और आप उस कंपनी के ओनर हैं, आपके पास में 100% शेयर हैं। आप क्या कर रहे हैं? फंड को रेस करने के लिए आपने 10% के शेयर को क्या कर दिया? सेल कर दिया। पहले आप 100% के ऑनर थे, अब आप कितने % के ऑनर हो गए? 90% के। तो ये 10% बेचने के कारण आपका फंड तो रेज हुआ, आपको पैसे तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो तो फुलफिल हुई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपके 10% की जो आपके एसेट थे, जो संपत्ति थी, वो क्या हो गई? वो डाउन हो गई। बात समझ में आ रही है? तो एक होता है डिबेंचर और दूसरा होता है शेयर। दोनों ही केस में कंपनी क्या करती है? अपने नीड को फुलफिल करने के लिए वो इसका यूज कर सकती है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कन्वर्टिबल किस में होते हैं? तो डिबेंचर शेयर्स में ही कन्वर्टिबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज आगे बात करते हैं। तो डिबेंचर की अगर बात करें तो डिबेंचर जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। इनको समझने के पहले आप एक और टर्म समझ लीजिए जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है लाभांश, ठीक है। डिविडेंड जो होता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। डिविडेंड जो होता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या? तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के 20% के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। आप किसी कंपनी के 20% के शेयर होल्डर हैं, मैं उसी कंपनी में 10% का शेयर होल्डर हूँ। तो 30% हमारे पास में है और 70% की ऑनर कौन है? कंपनी खुद है। अब कंपनी को अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो ये कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है, ठीक है। अब कंपनी इस प्रॉफिट को क्या करेगी? शेयर होल्डर के शेयर के वेटेज के बेसिस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो कंपनी के पास में 70% शेयर है, ठीक है। वहां से प्रॉफिट क्या हो गया? 70% इधर चला गया। मैं नॉर्मल केस बता रहा हूं आपको, ठीक है। 20% जो शेयर होल्डर हैं, जैसे कि आप, तो 20% का अमाउंट आपको चला गया और 10% का शेयर होल्डर मैं हूं, तो 10% कहाँ आ गया? मेरे पास में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या करती है? पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कौन से पार्ट में? तो शेयर होल्डर के शेयर के वेटेज में। जिसके पास जितना वेटेज होगा प्रॉफिट का उतना ही हिस्सा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यही पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या कहलाता है? ये डिविडेंड कहलाता है या लाभांश कहलाता है। लाभ का अंश बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या हुआ? अब ये इसलिए बताया क्योंकि थोड़ी देर में चीजें आपको लॉजिक में आसानी होगी। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर पहला होता है हमारे पास में कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर है। अब डिवेंचर का क्या मतलब? सिक्योरिटी आपने देखा, एक सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी आपने देखा कि एक सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को रिलीज किया गया, उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 2 साल का है। 2 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो मोर देन 1 ईयर ही होगा।
अब आपको ये पता है कि जब आपने इस पे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था तो ये 2 साल तक क्योंकि नॉन कन्वर्टिबल है तो ये डिबेंचर के ही फॉर्म में रहेगा। बात समझ में आ रही है? इस पे मेंशन था कि आफ्टर टू ईयर आपको 10% के रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि ऐसे डिबेंचर या ऐसे ऋण पत्र जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, जो मेच्योरिटी पीरियड तक डिबेंचर के ही फॉर्म में वर्क करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कुछ नहीं है, जो आप नॉर्मल सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं कि एक सिक्योरिटी है, आफ्टर मेच्योरिटी उस पर रिटर्न देना है, वो सिक्योरिटी तक ही रही पूरे मेच्योरिटी टाइम तक, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टिबल बोलते हैं। अब क्योंकि ये बॉन्ड है इसलिए हम नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बोलते हैं। जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में पूरे मेच्योरिटी तक रहेगा तो हम नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सेमी कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब सेमी कन्वर्टिबल क्या, थोड़ी सी चीज़ें आपको और समझनी पड़ेंगी। अब देखिए लॉजिक ये है कि जब भी कोई सिक्योरिटी रिलीज होगी, अगर वो नॉन कन्वर्टिबल है, वो सेमी कन्वर्टिबल है या फुली कन्वर्टिबल है, पहले ही ये चीज़ें मेंशन होती हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेगा वो पहले ही बताएगा कि ये किस टाइप का है। मतलब आपसे ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे कि नहीं आप खरीद रहे हो हम इसको सेमी कन्वर्टिबल कर देंगे बाद में, नहीं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही पता है कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस टाइप का है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मान लीजिए कि नॉन कन्वर्टिबल हुआ तो वो सिक्योरिटी में ही रहेगा, तो गारंटी है कि आपको क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में प्रॉफिट होगा। अब क्या हुआ कि आपने एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया और वो जो सिक्योरिटी थी वो सेमी कन्वर्टिबल थी, ठीक है। सेमी कन्वर्टिबल होने का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो डिबेंचर के फॉर्म में रहेगा और बचा हुआ जो मेच्योरिटी का टाइम पीरियड है उसके बाद वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ने सिक्योरिटी रिलीज की, उन्होंने बोला कि ये किस टाइप का है, ये सेमी कन्वर्टिबल टाइप का है, ठीक है। अब अगर सेमी कन्वर्टिबल टाइप का है, आपने क्या बोला, तो 100 रुपीज़ का अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है और ये बोला गया है कि 3 साल की मेच्योरिटी का है, ये भी बताया गया कि 1 साल तक ये डिबेंचर के फॉर्म में रहेगा और अगले 2 साल के लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि सेमी कन्वर्टिबल है तो पूरा का पूरा पार्ट तो कन्वर्ट होगा नहीं। सेमी कन्वर्टिबल में क्या होगा, कुछ अमाउंट उसका शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ अमाउंट जो है वो डिबेंचर के फॉर्म में रहेगा। तो जैसे 100 रुपीज़ की वैल्यू की अगर एक सिक्योरिटी है तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये 1 साल तक तो क्या रहा, 1 साल तक डिबेंचर के ही फॉर्म में रहा, लेकिन अगले 2 साल के लिए इसमें से 150 का अमाउंट जो है वो डिबेंचर के ही फॉर्म में रहा और 50 रुपीज़ का अमाउंट किस में कन्वर्ट हो गया, शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो 150 और 50 का रेशियो बताया, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ये क्या रेशियो होगा, कितना होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन पहले ही आपको बताएगी, डिसाइड रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 150 हो गया और ये 50 हो गया, ठीक है। तो 150 के डिबेंचर बचे हुए हैं और 50 रुपीज़ के शेयर बचे हुए हैं। तो अब क्या होगा, तो आफ्टर मेच्योरिटी इस पर क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इस पर क्या मिलेगा, मार्केट में उस टाइम ड्यूरेशन पे कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी, वेरी करेंगी, और अगर प्रॉफिट होगा तो आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। तो जितना अमाउंट डिबेंचर के फॉर्म में रहेगा उतने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जितने अमाउंट आपको शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे उतने अमाउंट पर कंपनी को प्रॉफिट होने के केस में आपको डिविडेंड दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक ही सिक्योरिटी पर आप डिबेंचर का भी फायदा ले रहे हैं और एक ही सिक्योरिटी पर आप शेयर्स के भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कन्वर्टिबल डिबेंचर, या कहीं कहीं पे हाफ कन्वर्टिबल डिबेंचर भी मेंशन होता है, ठीक है। अगला है हमारे पास में फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर। एक नॉन कन्वर्टिबल देखा था, जिस फॉर्म में रिलीज हुआ उसी फॉर्म में खत्म हो गया, उसी फॉर्म में मेच्योर हो गया। नॉन कन्वर्टिबल तो ठीक है, फुली कन्वर्टिबल का क्या मतलब, तो नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा। फुली कन्वर्टिबल मतलब कि 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 3 साल की मेच्योरिटी है, ये बोल रहे हैं कि आफ्टर 1 ईयर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि फुली कन्वर्टिबल टाइप का है तो पूरा का पूरा 100 रुपीज़ कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 साल तक तो ये किस में काम किया, डिबेंचर में काम किया, और बचे हुए अगले 2 साल के लिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। पूरा का पूरा 100 रुपीज़ की वैल्यू शेयर्स में कन्वर्ट हो गई। तो जितने अमाउंट तक आप, जितने टाइम ड्यूरेशन तक आप डिबेंचर में थे उतने टाइम तक आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बाकी के बचे हुए 2 सालों में क्या होगा, सेम जैसा अभी बताया था, कंपनी को प्रॉफिट के केस में आपको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा और मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके शेयर की वैल्यू में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के मेनली 3 डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर के टाइप होते हैं। एक होता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, सेमी कन्वर्टिबल डिबेंचर और फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर।
बात समझ में आ रही है? तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने डिबेंचर को रिलीज कर रही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अपने फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन अब मान लीजिए कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि कंपनी क्या करेगी, अगर अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करेगी, कंपनी अगर अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करेगी तो कंपनी के ऊपर लगातार लायबिलिटी इंक्रीज होगी, कंपनी के ऊपर लगातार दायित्व इंक्रीज होंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक या एक पर्टिकुलर लिमिट तक कंपनी क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करती है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपने फंड को रेज करना चाहती है तो फिर वो क्या करती है, फिर वो सिक्योरिटी की जगह आती है शेयर्स में, फिर वो अपनी हिस्सेदारी कम करने लगती है, अपने एसेट बेचने लगती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, शेयर्स बेचा। तो सिक्योरिटी की जब तक बात होती है तो हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब शेयर्स की बात आ जाती है तो इसके लिए कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है, इसके लिए एक अलग मार्केट बोला जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। अब शेयर मार्केट में क्या स्टॉक एक्सचेंज है, क्या आईपीओ है, क्या एफपीओ है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब बात आती है कि अभी तक हमने जो देखा है इस वीडियो को, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं।